Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, your maths teacher. बच्चों लास्ट क्लास में हमने सेस्टल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम सेस्टल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्लास 9 हिंदी मीडियम के लिए है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि x + a x² + bx + q तथा x² + mx + n का गुणनखंड है तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर n - q अपॉन n - t। ये हमें सिद्ध करना है। इसका देखिए हल कैसे करेंगे। पहला जो बहुपद है इसको px मान लेंगे। क्या है ये? x² + px + q। दूसरा बहुपद है इसको हम qx मान लेंगे। वो क्या दिया है? x² + mx + n। इन दोनों ही बहुपद का गुणनखंड क्या दे दिया गया है? x + a यदि गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है? यदि हम x + a से दोनों बहुपदों में अलग-अलग भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसका यही मतलब हुआ ना कि यदि x + a बहुपद x² + bx + q तथा x² + mx + n का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है अगर हम x + a से दोनों बहुपद में किसी में भी भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि x + a बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा? -a। तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम -a रखेंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा pa उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए px बराबर क्या है? x² + px + q। पहले बहुपद की हम बात करें, x के स्थान पर -a रखेंगे, p माइनस है x² - a का स्क्वायर प्लस px p into -a + q। ठीक है, यहाँ जो शेषफल होगा p - a वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि x + a px का एक गुणनखंड है। तो p - a जो शेषफल प्राप्त होगा वो 0 होगा शेषफल प्रमेय से। अब देखिए माइनस की घात अगर सम संख्या है तो मान क्या होगा? धनात्मक होगा। माइनस की घात सम संख्या मान धनात्मक a² - ab + q। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की घात सम संख्या है तो मान धनात्मक आएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे? शेषफल 0 है, -a की पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस q पक्षांतर करेंगे -q बराबर में a²। तो ये देखिए क्या मिल गया हमें? a² बराबर ab - q। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या किया, जैसे हमने पहले बहुपद में भाग दिया है तो a² बराबर क्या है? ab - q। इसी प्रकार दूसरे बहुपद के लिए देखिए qx बराबर क्या है? x² + mx + n। ठीक है, x + a से भाग देंगे, x + a बराबर 0, x बराबर आया माइनस। जब हम x की जगह पर -a रखेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? q - a। x के स्थान पे -a रख दीजिए जहां जहां x है, प्लस n। तो q - a क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, q - a क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि x + a qx का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए -a की घात सम संख्या मान धनात्मक आएगा a² - am + n। ठीक, अगले स्टेप पर देखिए क्या होगा? -am पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का n पक्षांतर करेंगे -n हो जाएगा a²। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? a² बराबर am - n। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? a² बराबर ab - q। समीकरण 2 क्या है? a² बराबर a - n। a² बराबर क्या? a - n। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमको? दोनों ही समीकरण से देखेंगे तो दोनों के बाएं पक्ष क्या है? बराबर है, तो दाहिने पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? समीकरण 1 का जो दायां पक्ष क्या है? ab - q बराबर होगा समीकरण 2 के दाएं पक्ष के वो क्या है? am - n। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए सिद्ध क्या करना है हमें? n - q बराबर
a बराबर n माइनस q अपॉन m माइनस p। यानी हमें करना क्या है, a वाला जो है उसको एक तरफ ले जाएंगे और n और m वाले एक माइनस n इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, माइनस q है बराबर am। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस ap है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ap हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n माइनस q दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, a कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा m माइनस p। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए n माइनस q अपॉन मल्टीप्लाई है, पक्षांतर करेंगे भाग में आएगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया, a बराबर n माइनस q अपॉन m माइनस p। देखिए यह सिद्ध करना है, a बराबर n माइनस q अपॉन m माइनस p। प्रश्न क्या था, यदि x प्लस a से यदि x प्लस a x स्क्वायर प्लस px प्लस q तथा x स्क्वायर प्लस mx प्लस n का गुणनखंड है तो सिद्ध कीजिए a बराबर n माइनस q अपॉन m माइनस p। हमने x प्लस a से दोनों ही बहुपदों में अलग अलग डिवाइड किया, एक दशा में शेषफल शून्य आएगा। हमें दो समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 में देखा हमने दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया a बराबर n माइनस q अपॉन m माइनस p। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x माइनस 2 तथा x माइनस 1/2 बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड है तो सिद्ध कीजिए p बराबर r। ठीक है, हल करते हैं, दोनों ही x माइनस 2 तथा x माइनस 1/2 बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, fx के बराबर मान लेते हैं, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। दोनों ही बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हैं x माइनस 2 और x माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है, यदि हम x माइनस 2 और x माइनस 1/2 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों, शेषफल शून्य इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि x माइनस 2 बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x के स्थान पे 2 रखेंगे, शेषफल f2 प्राप्त होगा शेषफल प्रमेय से, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, f into 2 प्लस r। ठीक है, अगले स्टेप में देखें, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए p into 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, 5 2 या 10 प्लस r। अब देखिए 10 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, 4p प्लस r। यहाँ से एक समीकरण मिल गया, 4p प्लस r बराबर माइनस 10, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, यदि x माइनस 1/2 बराबर 0, अब x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर 1/2 मिलेगा, x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r में, तो शेषफल देखिए क्या आएगा, fx बराबर क्या दिया गया है, fx क्या है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। x के स्थान पर हम 1/2 रखेंगे, f 1/2 p into 1/2 का स्क्वायर 5 into 1/2 प्लस r। अब यह स्टेप में देखिए f 1/2 क्या है, शेषफल प्रमेय द्वारा यदि x माइनस 1/2 से px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r में डिवाइड करेंगे तो fx में डिवाइड करेंगे तो शेषफल f 1/2 आएगा। चूंकि x माइनस 1/2 बहुपद px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है कि जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। अगले स्टेप में देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, 5/2 प्लस r। ठीक है, प्लस 5/2 पक्षांतर करेंगे माइनस 5/2 आ जाएगा, ये p/4 प्लस r आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे, तो यहाँ देखिए p प्लस 4r। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 या 10, p प्लस 4r। देखिए p प्लस 4r बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 10। इसको मानेंगे समीकरण 2।
समीकरण 1 में क्या है 4p + r बराबर है -10 के, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है p + 4r बराबर -10 के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है हमको, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है हमको, दोनों के दाएं पक्ष क्या है बराबर है। समीकरण 1 का दायां पक्ष है -10 और समीकरण 2 का भी दायां पक्ष है -10। दोनों ही समीकरण से हमने देखा दोनों के दाएं पक्ष क्या है बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष 4p + r बराबर, समीकरण 2 का जो बायां पक्ष हो गया है p + 4r, p + 4r। अब क्या करेंगे, p को इधर पक्षांतर करेंगे, r को इधर लेके आएंगे, तो ये आएगा 4p - p बराबर 4r - r। 4p - p आ जाएगा 3p, 4r - r क्या आ जाएगा 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया p बराबर r। यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था हमें, p बराबर r। ठीक है बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3x - 2 बहुपद 3x³ + x² - 20x + 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, अगला प्रश्न है हमें सिद्ध करना है कि 3x - 2 बहुपद px बराबर क्या है 3x³ + x² - 20x + 12 का एक गुणनखंड है। अब इसका यदि 3x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है ना। अगर हम 3x - 2 से भाग देंगे तो जो भी शेषफल हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, शून्य। यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि 3x - 2 बहुपद px 3x³ + x² - 20x + 12 का क्या है, एक गुणनखंड है। अब आइए भाग देके देखते हैं। यदि 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2y। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2/3, तो ये p 2/3 ये क्या प्राप्त हुआ, शेषफल। और ये शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 3x - 2 बहुपद px बराबर 3x³ + x² - 20x + 12 का एक गुणनखंड है। अब आइए रख के देखते हैं मान। x के स्थान पर 2/3 रखेंगे, 2/3 का क्यूब है, x² 2/3 का स्क्वायर 20x 20 × 2/3 + 12। अगले स्टेप में देखिए p × 2/3, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 3 का क्यूब 3 × 9 = 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 20 × 40/3 + 12। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए p 2/3 बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, ये देखिए 8 × 3 करेंगे क्या आएगा 24, 24/27 प्लस क्या है 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12 बटे में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए क्या आएगा 9 × 3 = 27 होगा, 3 × 9 = 27। यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा 27। ठीक है, 27 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 24 × 1 = 24। 9 से भाग देंगे 27 में 3 बार जाएगा, 4 × 12। 3 से भाग देंगे 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 × 40। ठीक है, और 1 से भाग देंगे 27 में कितनी बार जाएगा, 12 × 27 बार जाएगा। अगले स्टेप में देखिए 24 और 12 कितना हो गया 36 माइनस 9 × 4 = 36 360 प्लस 12 × 27 आएगा। तो देखिए क्या आएगा 27 × 54 = 4, हासिल 5 आया। ठीक है, 27 × 27 और 5 कितना होगा 29।
ठीक है, क्या किया हमने 27 गुणे 12 किया, 27 दूनी 54 की 4 आएगा, हासिल 5 आएगा, 27 से कम 27 और 27 और 5 क्या आएगा 32। ठीक है, 27 और 5 क्या आएगा 32 आएगा, बटे में क्या है 27। अगले स्टेप में देखिए क्या है, कैलकुलेशन करना बेटा आपको आना चाहिए। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, 324 और 36 जोड़ेंगे 360 आएगा, माइनस 360 बटे में क्या है 27। ठीक है, प्लस 360 माइनस 360 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो t2 माइनस 3 0 बटे 27 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, अतः 3x माइनस 2 बहुपद px बराबर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 का एक वर्गखंड है। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x माइनस 1 व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 तथा ax स्क्वायर माइनस b x प्लस 1 का महत्तम समाप्त वर्धक है यानी HCF है, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 2। देखिए सबसे पहले HCF की हम बात कर रहे हैं, यदि x माइनस 1 दो व्यंजक हैं, इसको एक को मान लेंगे हम px x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा व्यंजक है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे qx ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1। ठीक है, यदि x माइनस 1 इन दोनों का क्या है मासा है यानी HCF है, मासा पा है यानी क्या है HCF है, क्या HCF है x माइनस 1। अब ये HCF है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 दोनों ही व्यंजकों का क्या होगा भाइनेस्ट गुणनखंड होगा। ठीक है, यदि x माइनस 1 px और qx का HCF है महत्तम समाप्त वर्धक है, इसका मतलब है कि जो x माइनस 1 होगा वो px और qx दोनों का ही भाइनेस्ट गुणनखंड होगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं px को। px क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1 यानी जो x माइनस 1 है वो px में है। ठीक है, चूंकि ये HCF है अतः ये दोनों व्यंजकों में उपस्थित होगा यानी दोनों व्यंजक px और qx का क्या होगा भाइनेस्ट गुणनखंड होगा। और हमें पता है यदि x माइनस 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1, दूसरा व्यंजक है qx बराबर ax स्क्वायर माइनस b x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम x माइनस 1 से qx बराबर ax स्क्वायर माइनस b x प्लस 1 में भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे 1 रख देंगे, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b 1 प्लस 1, शेषफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा यानी q1 के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 ax स्क्वायर माइनस b ब्रैकेट में x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2। अगले स्टेप में क्या आएगा a माइनस 2b पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध कीजिए a बराबर 2b। दिया गया था प्रश्न में यदि x माइनस 1 व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 तथा ax स्क्वायर माइनस b x प्लस 1 का महत्तम समाप्त वर्धक है। यदि x माइनस 1 दोनों व्यंजकों का महत्तम समाप्त वर्धक है, इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस 1 है वो दोनों ही व्यंजकों में उभयनिष्ठ, दोनों ही व्यंजकों का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। x माइनस 1 दोनों ही व्यंजकों में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello students, welcome to online classes
ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हमारा चैप्टर है 9th क्लास के लिए लेसन 3 अप्पा, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी मैं इस जो है वो चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अप्पा क्या होता है। आज इसके बाद हमने बताया कि भारत में अप्पा तंत्र क्या है, थोड़ा सा पुराना प्रीवियस वीडियो में मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसमें हमने पढ़ा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, भारत का जो अप्पा तंत्र है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला था हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा था प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में भी हमने आपको 3 तरह के तंत्र बताए थे, जिसमें हमारा था सिंधु तंत्र, नेक्स्ट था गंगा तंत्र और थर्ड हमारा था ब्रह्मपुत्र तंत्र। ठीक है, तो ये हमारी थी हिमालय से निकलने वाली नदियां। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियां जो कि हमारे प्रायद्वीप वाले, मतलब जो हमारी दक्षिण से निकलने वाली नदियां हैं, जिन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, जिसमें हमारी कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। तो ये हमारी हो गई प्रायद्वीपीय नदियां। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है झीलें। झीलें क्या होती है? झीलें जो होती है वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। स्थायी झीलें वो होती है जिनमें पानी वर्ष भर रहता है, नेचुरल होती है और इनमें पानी वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं होता है। क्या जैसे, और जो अस्थायी होती है उसमें जो पानी होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी आता है। तो जो वर्षा ऋतु में पानी आने से जिन झीलों में पानी आए वो झीलें क्या होती है? हमारी अस्थायी झीलें होती है, जिनमें वर्षा ऋतु में पानी आता है और वो हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के कारण बनती है। हिमानी क्या होती है? जब भी हम लोग हिमालय देखते हैं तो आपने देखा होगा वो बर्फ की चादरों से ढका हुआ होता है। ऊपर का पोर्शन हमको व्हाइट कलर का दिखता है, तो वो क्या होती है? वो बर्फ होती है, जिनको हम लोग ग्लेशियर भी बोलते हैं, हिमानी। और वो जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बर्फ जब पिघलती है तो वो नदियों के रूप में नीचे आती है, तो वो नदियों और झीलों के रूप में। तो कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनका जो निर्माण होता है वो उन हिमानियों के कारण और बर्फ की चादर के कारण होता है। इसी के साथ साथ जो कुछ झीलें होती हैं उनका निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाविधियों, मतलब बहुत सारी ऐसी भी झीलें होती है जिनका निर्माण मानव खुद करते हैं, तो वो मानवीय क्रियाविधियों के द्वारा होता है। ये आगे भी हम बताएंगे कि कौन सी झीलें होती हैं जो प्राकृतिक होती है और कौन सी झीलें होती है जो मानव निर्मित होती है। तो आज हमने देखा कि झीलें स्थायी और अस्थायी दोनों होती हैं। जो अस्थायी झीलें होती हैं उनमें पानी वर्षा ऋतु में ही आता है, और जो स्थायी झीलें होती है उनमें वर्ष भर पानी रहता है और ये स्थायी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि झीलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो झीलें हमारे यहाँ मैंने देखा 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी है प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई होती हैं, और दूसरी हमारी है मानवीय झीलें, जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। इनके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे प्राकृतिक झीलों में वुलर झील, डल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, चिल्का झील और सांभर झील। ये वो झीलें हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। जैसे कि आप लोग अभी नहीं गए होंगे, स्कूल से हम लोगों की जो है मोस्टली हम लोग जो है वो जाते हैं टूर के लिए, तो हम लोग कई बार यहाँ से नैनीताल भी गए, तो वहां पर नैनीताल की झील हम लोग ने देखी। तो जो नैनीताल झील है वो एक प्राकृतिक झील है, जिससे कि किसी मानव ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा बनी हुई झीलें हैं। तो जो प्रकृति से बनती है उन्हें हम लोग प्राकृतिक झीलें बोलते हैं। अब आ जाइए मानव निर्मित झीलें, जिनको मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि किसी नदियों को काटकर झील बना दी जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कई तरीके से झीलें, अस्थायी झीलें होती हैं, वो कई तरीके से बनाई जाती हैं। तो इसमें हमारी गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, नागार्जुन सागर झील और हीराकुद। इसके साथ और भी बहुत है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं अभी। बाकी आप लोगों की कॉपी पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है, जिसमें मैंने काफी सी झीलें एक साथ दी है और फिर मैंने बोला है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों को अलग अलग लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी झीलें जो प्राकृतिक है और कौन सी मानव निर्मित है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से झीलें 2 प्रकार की हुई, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब हमारा जो मेन नेक्स्ट टॉपिक है वो है झीलों का महत्व, कि झीलों का क्या महत्व है, झीलें क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए मैंने कई एग्जांपल्स यहाँ पे कई से पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें फर्स्ट है, जो झीलें होती हैं वो नदियों को जन्म देती है, क्योंकि बहुत सारी जो बहुत बड़ी बड़ी झीलें होती हैं और ज्यादा बड़ी जो झीलें होती है वो समुद्र का भी रूप धारण कर लेती है। ये पता नहीं होगा आपको, जो बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं वो समुद्र का भी रूप धारण करती है। तो ये क्या करती है, ये नदियों को जन्म देती है, क्योंकि
आगे चल के वो नदियों के निर्माण भी उनसे होता है। दूसरा है लवण प्रदान करती है, जैसे आपने नाम सुना होगा सुहागा, सुहागा या नमक, इस तरह के जो लवण है वो भी हमें झीलों से प्राप्त होते हैं। तो झीलें हमको लवण भी प्रदान करती है, ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड में हमने देखा नदियों के बहाव को संतुलित करती है। कभी कभी क्या होता है, कोई नदी बहुत विकराल रूप में होती है, बहुत बड़े रूप में होती है, तो हम उनसे छोटी छोटी झीलों को निकाल देते हैं। उससे ये क्या होता है, तो ये नदी के बहाव को संतुलित कर देती है, क्योंकि जो ज्यादा पानी होता है वो झीलों के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में निकाल दिया जाता है, तो ये इनके बहाव को भी संतुलित कर देती है। इसी के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने स्कूल का ही, कि हम लोग टूर के लिए जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि हम लोग पर्यटक हैं और वहाँ पे जाते हैं। तो जो नैनीताल है उसका जो मेन हमारा आकर्षण का केंद्र होता है वो वहाँ पे निर्मित उसकी झील ही होती है। तो इस तरीके से जो झीलें होती हैं वो पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होती है और टूरिज्म में बहुत सहायक होती है। और ये समझ लीजिए इसी की वजह से ये हमारे जो झीलें होती हैं ये हमें आर्थिक रूप से भी बहुत महत्व प्रदान करती है। जैसे कि अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय में देखते हैं तो उसमें झीलों का भी एक बहुत बड़ा हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने में, हमारे पर्यटन के लिए, हमारे पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए जो झीलें होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है। इसी के साथ साथ पक्षियों को आश्रय देती है। बहुत सारी झीलें होती हैं जिनके किनारे पे जो पशु पक्षी होते हैं या पक्षी जो होते हैं वो आश्रय प्रदान करते हैं, तो ये पक्षियों को आश्रय देती है। सिंचाई के साधन, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर नदियों का जाना मुश्किल होता है, जहाँ पर नदी या नहरें उनका निर्माण करना कठिन होता है, और वहाँ पर सिंचाई का जो साधन होता है वो झीलें ही होती हैं। तो जो झीलों का पानी होता है वो बहुत सारी जगहों पे सिंचाई के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, कृषि के लिए बहुत लाभदायक होता है। बिजली, इसी के साथ साथ आप देखिए जो झीलों का पानी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें नागार्जुन सागर है, हीराकुंड है, ये सब हमारे बांध भी हैं, और ये बांध है, इनमें बांध बन जाता है इन झीलों पर, और वो बांध के पानी को रोककर वहां पे क्या किया जाता है, जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। जो मैंने यहाँ पे बिजली लिखी वो जल विद्युत का निर्माण होता है, जल के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है वो भी, उसमें भी हमारी जो झीलें होती हैं वो बहुत अधिक सहायक होती है। इसी के साथ साथ जो झीलें होती हैं वो बाढ़ को रोकती हैं, क्योंकि बाढ़ का जब पानी आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उन नदियों को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि नदी के बहाव को संतुलित करती है, इसी प्रकार से झीलों के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो जिस भी नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है तो हम उनमें कुछ कटाव निकाल लेते हैं, ताकि कि जो पानी होता है वो कई भागों में बढ़ जाता है और झीलों के माध्यम से वो इधर से उधर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो बाढ़ आनी होती है उसमें कुछ बाढ़ को वो रोकने में भी सहायक होती है। इसके साथ साथ ही झीलें जलवायु को सामान्य करती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है। अब जलीय पारितंत्र क्या होता है, जो जल के अंदर जीव जंतु वनस्पति ये सब कुछ होते हैं, वो भी उस पारितंत्र को भी संतुलित, उसमें एक संतुलन बनाना होता है। आप लोगों को पता है कि पारितंत्र क्या होता है, जैसे हम लोग ने इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से जो पशु पक्षी जानवर और जो पेड़ पौधे हैं और जो मानव है आपस में जो इनका एक संतुलन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी हमारा पारितंत्र जो होता है वो एक संतुलित पारितंत्र कहलाता है। जब दोनों का जो एक दूसरे पे जो दोनों की निर्भरता है वो एक संतुलित रूप में होती है, तो वो पारितंत्र एक संतुलित पारितंत्र कहलाता है। तो जो झीलें होती हैं वो उस पारितंत्र को भी संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसी के साथ मानव जीवन के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ देखें तो मानव जीवन के लिए भी झीलें बहुत लाभदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पर्यटन केंद्र बनाया तो वहां पे मानव जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डॉक्टर्स बताते हैं कि उनको हिल स्टेशन पे जाना चाहिए, साफ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए, तो झीलें उसके लिए भी बहुत सहायक होती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सहायक होती हैं, जलीय जीव जंतुओं के लिए जो है बहुत होती हैं। फिर मैंने बताया आपको लवण प्रदान करती है, बहुत सारी नदियों को भी जन्म देती है। इसी के साथ साथ सिंचाई का साधन है, जल विद्युत बनता है। तो क्या है, ये सब कुछ मानव जीवन के लिए तो लाभदायक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि झीलें किस प्रकार से मानव जीवन के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा पुराने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद आज हमने झीलों के महत्व के बारे में पढ़ा, झीलों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट वीडियो होगा वो नदियों के बारे में होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन सी नदियां हैं, भारत में क्या तंत्र है और किस तरह की हिमालय और प्रायद्वीप में नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नदियां जो है वो हमारे नदियों का आर्थिक महत्व क्या है, ये हम पढ़ेंगे, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने नेक्स्ट वीडियो में।
नदियों का आर्थिक महत्व, नदियों में प्रदूषण और किस प्रकार हम नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, उसके कुछ उपाय, और किस तरह से एनआरसीपी एक जो है नेशनल रिवर कैंप लगा हुआ है, वो किस तरीके से हमारे जो है वो गंगा नदी के पानी को जो है वो रोक रहा है, और इसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मीराबाई द्वारा रचित पदावली के पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या पढ़ाई थी। इसके साथ ही मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि आपको व्याख्या करनी है, तो मुझे आशा है कि आपने अपनी HW की कॉपी पे पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या कर ली होगी। आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों के पास हिंदी की पुस्तक है वो अपनी पुस्तक में मीराबाई की पदावली के पदों को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे, और जिसके पास पुस्तक नहीं है तो मैंने यहाँ बोर्ड में पद लिख दिए हैं और उसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे साथ अच्छे से व्याख्या पढ़ेंगे। चलिए देखिए बच्चों। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीहो, पूरब जन्म को कौल। बच्चों, मीराबाई जो थी भगवान श्री कृष्ण की आराधिका थी। उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण के गीतों का क्या किया है, गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संबंध में वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मायरी लियो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। गोविंदो मतलब गोविंद को, गोविंद मतलब श्री कृष्ण। हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति का मूल्य देकर प्राप्त किया है। कोई कहे छानो कोई कहे चुप को, कोई कहता है कि मैंने बड़ा खोजबीन कर उनको लिया है, और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप उन्हें अपना लिया है। लियो रे बजंता ढोल, परंतु हे सखी, मैंने तो ढोल बजाकर अर्थात भक्ति भावना के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात सभी को ज्ञात है कि मैंने अपने जीवन का सब कुछ जो है श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। कोई कहे मुहंगो का मतलब महंगा, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े महंगे हैं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। कोई कहे सुंगो माने सस्ते, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सस्ता है। लियो री तराजू तोल, परंतु मैंने तो तराजू तौलकर अर्थात भक्ति और भगवान श्री कृष्ण को एक तराजू में रखकर बराबरी करने पर ही प्राप्त किया है। तराजू में तोलकर, भक्ति रूपी तराजू में तोलकर ही प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं। कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, अमोलक माने अमूल्य, परंतु मैंने तो अमूल्य मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। क्यों अमूल्य मूल्य कहा गया है? क्योंकि भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, जिसको सभी कोई जानता है, मैंने बड़ा सोच समझकर आंखें खोलकर बड़ा विचार विमर्श करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दियो, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में जो दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म का को कौल, वह मेरे पूर्व जन्मों का पूर्ण
फल है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना लिया है। तो बच्चों एक बार और व्याख्या आप इसकी समझ लीजिए ताकि अच्छे से आ जाए। माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई क्या कहती हैं कि हे सखी, माई का यहाँ क्या अर्थ लेंगे, हे सखी। हे सखी, मैंने भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, मूल्य देकर ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कहता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को बड़ा खोजबीन कर जो है प्राप्त किया है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने चुपचाप भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया है। लियोरी बजनता ढोल, परंतु हे सखी मैंने तो ढोल बजाकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात सब हर किसी को ज्ञात है कि मीरा की आराधना, मीरा की भक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। कोई कहे मुंगो, मुंगो का क्या अर्थ बताया था बच्चों, मैंने क्या सबका अर्थ बताया था, महंगा। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े महंगे, बड़ी कड़ी कठिन साधना करने पर वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कोई कहे सुंगो, सुंगो माने सस्ते। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े सस्ते हैं, अर्थात बड़ी सरलता से जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने तो भक्ति रूपी जो तराजू है उस पर मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात भक्ति और भगवान श्री कृष्ण को बराबरी से तोलकर प्राप्त किया है। कोई कहे कालो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं। कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, परंतु हे सखी मैंने तो भक्ति भावना रूपी मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यागू को सब जानत हैं, यही कारण है कि सारा संसार जानता है। लियोरी आँखी खोल, जब भगवान श्री कृष्ण को सारा संसार जानता है फिर भी मैंने बड़ा सोच समझकर आंखें खोलकर भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में जो दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म को कौल, वह मेरे पूर्व जन्मों का पूर्ण फल है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में कैसे व्याख्या करना, मैंने आपको बताया था कि कैसे व्याख्या करेंगे आप। सबसे पहले क्या डालेंगे बच्चों, संकेत डालेंगे आप। संकेत के बाद बच्चों क्या डाला जाता है, संदर्भ, और संदर्भ के बाद क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद बच्चों क्या करेंगे, व्याख्या, और व्याख्या के बाद क्या लिखा जाता है, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। अब बच्चों काव्यगत सौंदर्य के भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। जैसे सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने भाषा, तो भाषा मैंने आपको बताया था कि जो मीराबाई की भाषा है वो ब्रज भाषा है जिस पर राजस्थानी का प्रभाव, देखिए यहाँ शब्द आया है जानत, दर्शन, ये जो शब्द आए हैं इसमें यद्यपि इनकी पूरी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, किसका प्रभाव है, राजस्थानी का। तो आप केवल क्या लिखेंगे भाषा में, ब्रज भाषा। फिर इसके बाद रस, रस की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा रस है बच्चों, भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस, रस भक्ति रस। फिर तीसरा आता है छंद। छंद कौन सा है बच्चों, अभी मैंने बताया दोहा चौपाई सोरठा छंद नहीं है बल्कि क्या है, गेय पद है। क्या है, गेय पद। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ छंद में, गेय पद। अब इसके बाद अलंकार। तो अलंकार में बच्चों कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति जो है अभिधा है। कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा। इसके बाद बच्चों गुण, गुण
जो है जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर बच्चों सदैव प्रसाद गुण होता है। तो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण। और शैली की अगर बात की जाए तो शैली जो है बच्चों यहाँ पर गीति शैली है। कौन सी शैली है? गीति। मीरा की जो शैली है वो गीति शैली है। मुक्तक शैली भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम पद संख्या 4 की व्याख्या पढ़ रहे हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, उन बिन सब जग खारू लागत, और बात सब कांची, मीरा सिर गिर धरन लाल सु, भगत रसीली जाची। प्रस्तुत पद में भी मीराबाई ने अपनी भक्ति का क्या किया है? वर्णन किया है। उनकी भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है। मीरा कहती है मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे सलोने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूं। मीराबाई क्या कहती हैं कि सांवरे के रंग राची। भगवान श्री कृष्ण किस रंग के थे? सांवरे। तो मैं सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, सज कर सारा श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू को बांध कर, लोक लाज तज नाची, लोक मर्यादा को त्याग कर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन होकर नाचने लगती हूँ कि मुझे संसार की लज्जा का, संसार में जो लज्जा होती, संसार के प्रति जो लज्जा का भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। गई कुमत लई साधु की संगत। मीराबाई कहती कि जब से मैंने साधुओं की संगति प्राप्त की तब से मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि थी, जो कुबुद्धि थी, कुमति थी, कुमति मतलब दुर्बुद्धि थी, वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। भगत रूप भई सांची, और मैं सच्चे रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई, या मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। गाय गाय हरि गुण निस दिन, निस दिन माने रात दिन, गाय गाय माने गा गा कर, हरि माने विष्णु, और विष्णु का अवतार कौन थे? श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन वर्णन कर करके क्या काल ब्याल सुबाची, मैं काल, काल माने होता है मृत्यु, मृत्यु रूपी जो सर्प है उससे बच गई हूँ, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, खारो अपने व्यर्थ का, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार व्यर्थ का लगता है, और बात सब काची, और उनकी भक्ति के अलावा मुझे अन्य सारी बातें जो हैं वो कच्ची अर्थात व्यर्थ की लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगत रसीली जाची, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मुझे रुचिकर लगी, इसीलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को समर्पित कर दिया। बच्चों कम समझ में आया होगा, एक बार व्याख्या और देख लीजिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण, सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, सज कर सारे श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर, लोक लाज तजी नाची, लोक लज्जा को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगी हूँ, नाचने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, मीराबाई कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की सत्संगति की तब से मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। भगत रूप भई सांची, और मैं सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण की आराधिका बन गई। गाय गाय हरि गुण निस दिन, रात दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते काल व्याल सो बाची, मैं काल व्याल समय रूपी सर्प अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई। उन
बिन सब जग खारो लागत। भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार कैसा लगता है, खारो माने व्यर्थ का लगता है, और बात सब कांची, और उनके अलावा किसी और की भक्ति भाव, किसी और के प्रति भक्ति भाव रखना मुझे झूठ प्रतीत होता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधरन लाल माने श्री कृष्ण की जो भक्ति रसीली जाची, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मुझको रुचकर प्रतीत लगती है, इसीलिए मैंने अपनी सारी भक्ति भावना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। इसकी भी व्याख्या आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले संकेत डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, संदर्भ, फिर प्रसंग, इसके बाद व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य की यदि बात आएगी तो पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, भाषा, और भाषा में क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा। रस की बात की जाए तो यहाँ भी बच्चों जो ये चौथा पद है यहाँ भी भक्ति रस है, छंद गेय पद ही है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और शब्द शक्ति जो है वो अविधा है, और गुण कौन सा है बच्चों, प्रसाद गुण, और शैली कौन सी है, गीत की शैली है। तो बच्चों आज का जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पद संख्या, पदावली के पद संख्या 3 और 4 की आपको ससंदर्भ क्या करनी है, व्याख्या करनी है। बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मीराबाई के पदावली के अन्य पदों की व्याख्या मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। हैव अ नाइस डे।